गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नाउ स्टार्ट केमिस्ट्री। प्रिय विद्यार्थियों, काफ़ी समय बाद आज हम पुनः सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि +2 में रसायन विज्ञान की 17 इकाई है। उनमें से हमने आपको 4 इकाई पूरी करवा दी है। 14 से 17 यानी चारों का नाम था जैव रसायन। इसके अलावा 3 पार्ट और रह गए। पहला है भौतिक रसायन, दूसरा अकार्बनिक और तीसरा कार्बनिक। तो हम दूसरा पार्ट जो अकार्बनिक रसायन है वो शुरू करने जा रहे हैं। इस पार्ट में 4 इकाइयाँ हैं। पहली है तत्वों के निष्कर्षण, बुक में संख्या 6 नंबर इकाई। 7वीं है पी ब्लॉक के तत्व, उसमें अपने +1 में 13 और 14 यानी कार्बन और बोरोन परिवार का अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद हम नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हैलोजन परिवार और उत्कृष्ट गैसों के बारे में अध्ययन करेंगे। और 8वीं इकाई है डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इन दोनों का विन्यास आपने +1 में कर चुके हैं। इन तत्वों की उपस्थिति, इनके गुणों का अध्ययन करना है। और 9वीं इकाई है संकुल यौगिक। इस प्रकार ये 4 इकाई सेकंड पार्ट में है। तो इसमें पहली इकाई यानी बुक के अनुसार इकाई नंबर 6 वो है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत। सिद्धांत व प्रक्रम, ये इकाई 6 है। और इस इकाई में अंक है 2, यानी इस इकाई में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। वही कुल 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 में क्वेश्चन नंबर 14 जो होता है वो इसी इकाई का होगा। इसमें 2 पार्ट होंगे। 2 नंबर के एक नंबर का एक पार्ट होगा। अधिकांश इस इकाई में से एक डायग्राम, इकाई में 5-6 डायग्राम है। उनमें से 1 नंबर का तो आता है डायग्राम, जैसे 2020 में आया था जहाज पल्लवन विधि। और एक आता है क्वेश्चन। तो इस इकाई में 2 नंबर का आता है। और इकाई भी आसान है। इकाई का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत। इस इकाई में हम पढ़ेंगे कुल तत्व है वो कितने प्रकार के हैं, किस अवस्था में पाए जाते हैं और उनसे इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की विधि उपयोग में लाते हैं, इसका अध्ययन करना है। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। आपने +1 में आवर्त सारणी पढ़ा है। आवर्त सारणी में आपने देखा है कि 3 प्रकार के तत्व हैं। तो ये सारे के सारे, इनमें से कुछ तत्व ऐसे हैं जो केवल जिस रूप में देखते हैं उसी में मिलते हैं। बाकी अधिकांश भूपल्टी में यानी भूगर्भ में, भूमि में खनिज के रूप में, ऐसे के रूप में, एक यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। प्लेटिनम, सोना 2 ऐसी धातु हैं जो प्रकृति में मूल यानी कि ये स्वतंत्र अवस्था में ही पाई जाती है। इनका कोई यौगिक नहीं है। जबकि कुछ तत्व जैसे उत्कृष्ट गैसें, ये 6 तत्व हैं और ये भी प्रकृति में केवल वायुमंडल में
गैस अवस्था में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा कार्बन, फास्फोरस और सल्फर ये भी स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। सल्फर तो अमेरिका और इटली की में भूमि में भूपट्टी में पाया जाता है, जिसको वहाँ से निकाल कर काम में लिया जाता है। और फास्फोरस है वो हड्डियों से अलग हो जाता है। इसके अलावा अधिकांश जो तत्व है वो संयुक्त या योगशील अवस्था में ही पाए जाते हैं। और इन तत्वों में अधिकांश तत्व क्या है? धातुएं, यानी करीब 80 तत्व क्या है? वो धातुएं ही है। और अन्य 7 है उपधातु, 87 बाकी क्या हो जाएंगे? अधातु। अब ये जो तत्व है इनके 3 प्रकार कौन? एक तो हुआ धातु, अधातु और उपधातु। और तीनों के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि इनके आपने 8वीं में गुण पढ़े हैं और 10वीं में भी गुण पढ़े हैं, तथा आवर्त सारणी में इनको पता है कौन सा तत्व कहाँ है। आवर्त सारणी में बाईं ओर की धातुएं हैं, दाईं ओर की है धातुएं, बीच में क्या है? उपधातु है। बीच में क्या है? उपधातुएं हैं। धातुओं में आपने पढ़ा है सभी धातुएं ठोस होती है। अपवाद क्या होता है? पारा, यानी अधिकांश ठासवी धातुएं क्या है? ठोस है। अपवाद क्या इसमें? पारा है। Hg ऐसी धातु है जो ठोस अवस्था में होकर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपने कभी +1 में बताया कि जिंक में पारा घुल जाता है ना, तो जिसे जिंक अम्लगम बोलते हैं। अम्लगम शब्द है वो किसके लिए आता है? पारे की मिक्स धातु के लिए आता है। आपने एक शब्द पढ़ा है अम्लगम, यानी कि पारे का दूसरे धातु के साथ जो विलयन बनता है, मिश्रण बनता है, वो क्या कहलाता है? अम्लगम। अतः पारा एक विलायक यानी माध्यम के रूप में कार्य करता है। अब इसमें धातु में क्या पढ़ा आपने? उच्च गलनांक, क्वथनांक, तन्यता, मतलब इनके लंबे तार खींचे जा सकते। लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, सोना है। आप 10वीं विज्ञान में दिया होता, जो पहले पुरानी किताब थी। 1 मिलीमीटर यानी 1 मिलीग्राम सोने का 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकता है। इतना सूक्ष्म तार होता है सोने का। आघात वर्धनीय है, यहाँ धातु जब पिटा जाता है तो पतली चद्दर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीय। और धातु विद्युत की चालक है। अब घरों में पंखा, लाइट चलते हैं, किससे चलते हैं? तारों के द्वारा। तार किसके हैं? तांबा का, चांदी का, लोहे का, एल्युमिनियम का। यानी ये गुण धातुओं पाए जाते हैं। और अधातुएं में इसके उल्टे ये क्या है? ठोस, द्रव, गैस, तीनों। अधातु, ठोस, द्रव, गैस। यानी गैस में हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। द्रव में एक ही है, वो क्या है? ब्रोमीन। यानी कि ब्रोमीन एक ऐसी है धातु है जो द्रव अवस्था, ये आपके हैलोजन परिवार का सदस्य है ब्रोमीन, जो लाल रंग का द्रव होता है। उपधातु, इनमें गुण कि ठोस, द्रव, गैस, धातुओं से गलना कौटना कम, विद्युत के कुचालक, आघातवद्या और तन्यता का अभाव होता है। जैसे इसमें अब ये कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। यहाँ Ag, Cu, Au, Mg, Zn, Ca, so on ऐसी धातुएं हैं। और उपधातु में केवल 9 उपधातु है। धातु और अधातु के बीच में जो टेढ़ी रेखा दिखती है आपका सारणी में, वहाँ ये अधातु हैं। कौन कौन सी? बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम और टेल्यूरियम।
ये उपधातुएं हैं। इनके गुण दोनों के, इसमें धातु या धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? उपधातु। इस अध्याय में अध्ययन क्या करना है कि जितनी भी ये धातुएं हैं, ये जिस रूप में हम देखते हैं उसमें न पाकर संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। केवल सोना और प्लेटिनम दो धातु ऐसी है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो भूपट्टी में जो धातुएं हैं वो दो अवस्था पाई जाती है। एक तो होता है मुक्त अवस्था और एक है संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था यानी जिस रूप में देखते हैं उसमें धातु मिलती है। दो ही धातु ऐसी है, कौन कौन सी आ जाती है? एक तो सोना और प्लेटिनम, इसको मैं उत्कृष्ट धातु, एक उत्कृष्ट गैस आपने अब तक पढ़ा है। उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी? ये 6: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये 6 तत्व ऐसे है, इन्हें नाम दिया गया है उत्कृष्ट गैसें। क्यों है? आपको बताया गया है कि इनका सभी का विन्यास है वो एक स्थायी विन्यास है। इनके संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, नए ही त्यागते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? उत्कृष्ट गैसें। वही बात यहाँ उत्कृष्ट आ जाता है। दो उत्कृष्ट धातुओं में बताइए, सोना और पीटी। क्यों? इन पर किसी भी अम्ल, क्षार, आक्सीकार, कप चाय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी उत्कृष्ट होती है, इस नाम दिया गया उत्कृष्ट धातु। अब आता है संयुक्त अवस्था में, तो अधिकांश धातुएं वो योग या संयुक्त अवस्था में, जैसे कोई कार्बोनेट है, सल्फेट है, सल्फाइड है, इस रूप में होते हैं और भूपट्टी में वो यौगिकों के रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पहला इसमें आता है खनिज, यानी जो धातु खनिज अवस्था में खनिज के रूप में, या और एक आता है अयस्क। तो ये नाम आपने सुना है, खनिज और अयस्क, तो 10वीं की विज्ञान में ये टॉपिक आए हुए हैं। खनिज का मतलब क्या होता है? भूपट्टी में उपस्थित धातुओं के यौगिक और धूल, मिट्टी, कंक्रीट के जो मिश्रण होता है वही क्या होता है? खनिज होता है। यानी कि प्रकृति में सूक्ष्म अवस्था में पाए जाने वाली धातुएं, उनके साथ उपस्थित धातुओं के यौगिक तथा धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर इत्यादि का जो मिश्रण है या इत्यादि जो पाए जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? खनिज। और जिस स्थान पर खनिज पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? खान। अब आपने सामाजिक में पढ़ी है कि झुंझुनू में तांबे की खान कहाँ है? तांबे खान कहाँ है? खेतड़ी में है। जिंक की खान कहाँ है? भीलवाड़ा में है। यानी कि जिस जगह से जो धातु प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? खान। जैसे लोहे की बिहार में हजारीबाग या बहुत से स्थानों पर लोहे के ऑक्साइड मिलते हैं, वहाँ लोहे की खानें हैं। यानी कि भूपट्टी से इनको हम विशेष यौगिक के रूप में प्राप्त करते हैं, नाम दिया गया है अयस्क। यानी अंतर आ जाता है खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? वे सभी खनिज जिनसे केवल धातुएं सुविधा और आसानी से प्राप्त की जा सकती है उन्हें क्या कहते हैं? अयस्क। जैसे कॉपर, पायराइटिस, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये है। तो यहाँ एक नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? तो दोनों की एक नंबर की ये डेफिनेशन लिख देंगे। और ये परिभाषा मैंने बता दिया आपको, फिर और बता देता हूँ कि प्रकृति में संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातुएं, उनके साथ धातुओं के मिले हुए यौगिक और
धूल मिट्टी कंक्रीट का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? खनिज। और वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जा सके उन्हें अयस्क कहते हैं। अब चूंकि जितनी भी धातु हैं इन दो को AuPt को छोड़ दो, वो ऐसे के रूप में पाई जाती है और उससे हमें क्या प्राप्त करते हैं? धातु प्राप्त करते हैं। तो पहले हमें ये मालूम ऐसे होते क्या है, किस रूप में होते हैं। तो ये जो धातुएं हैं वो भूमि में निम्न 6 या 7 प्रकार के यौगिकों या अयस्कों के रूप में पाई जाती है, जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट और सिलिकेट, फास्फेट, हैलाइड। इस प्रकार ये अयस्क होते हैं। तो अपने पाठ्यक्रम में 4 धातुओं के अयस्क है, उनमें आपको कम से कम 2-2 अयस्क याद होने चाहिए। तो साथ साथ नोट कर लीजिए 4 धातु कौन कौन सी है। 4 धातु अपने पाठ्यक्रम में आयरन, लोहा, कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम। इन 4 धातुओं के 2 अयस्क आपको पूछ लिए जाते हैं। हमें कोशिश करो कि 4-4 अयस्क याद हो जाए, 2-2 तो जरूर याद हों। अब जैसे लोहा, इसका है हेमाटाइट, सूत्र होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट Fe3O4। आयरन पाइराइट FeS2। सिडेराइट FeCO3। एक होता है जल योजित Fe2O3 3H2 लिमोनाइट, तो बोलते हैं लिमोनाइट। तो परीक्षा पूछते लोहे के 2 ऑक्साइड अयस्क, लोहे का सल्फाइड अयस्क, लोहे का कार्बोनेट। तो उसमें नाम भी याद हो और आपको सूत्र भी याद हो। ऐसे ही कॉपर के लिए क्यूप्राइट, Cu2O क्यों क्या बोलते हैं? क्यूप्राइट, यानी भूपट्टी में ये एक तो क्यूप्राइट, एक कॉपर ग्लांस Cu2S, एक कॉपर पायराइटीज, मेलेकाइट, एजुराइट, ये आप कैसे पूछेंगे? तांबे के 2 सल्फाइड अयस्क, कॉपर ग्लास, कॉपर पायराइटीज। तांबे का कार्बोनेट अयस्क 2 है, मेलेकाइट और एजुराइट। ये होता है हरा, ये होता है नीला। और ये तो आपके दैनिक जीवन में ये घटना होती है। घरों में तांबे के बर्तन काम में लेते हैं, और देखा होगा आपने जब इनका प्रयोग करते हैं 2-4 दिन में रंग हरा हो जाता है इनका, खास तौर से नमी या बरसात के दिनों में जैसे लोहे जंग लग जाती है। कारण कि तांबा का जो कॉपर होता है वो नमी और वायु के संपर्क में आता है। वायु में क्या होती है? CO2, O2 और H2O।
तो वो इस तांबे से क्रिया करके इस रूप में यानी कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। क्या होता है हरा, ये यौगिक बन, इसलिए तांबे के बर्तन है वो ये दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है जिंक। जिंक में क्या है, जिंक जेडेनो, जिंकाइट, जिंक ब्लेंडी, जेडेनस, सिडेराइट और जिंक सल्फेट। ये जिंक के 4 अयस्क है। अंत में एल्यूमिनियम बॉक्साइट, Al2O3 2H2O, क्रायोलाइट Na3AlF6 और एल्यूनाइट Al2O3। तो इन चारों धातुओं के 4 अयस्क कम से मैंने लिखे हैं। 4 चाहे याद कर ले तो आपके उसमें JEE में या जेट वगैरह में बहुत काम आते हैं, नहीं तो आपके यहाँ ये 2 अयस्क तो आपको याद होने ही चाहिए। नाम और ये दोनों चीज़ पूछी जाती है। तो ये थे धातुओं के अयस्क। अब हमें पढ़ना है कि ये जो अयस्क है इनसे धातु प्राप्त कैसे करते हैं। आपने पाठ इस इकाई में लोहा, तांबा, जिंक और एल चारों को प्राप्त करने की विधियां दी हुई है। ये जमीन से इन यौगिकों रूप में मिलती है, जिस रूप में हम लोहा, चांदी, सोना देखते हैं, लोहा, चांदी, कॉपर वगैरह, ये एक इन यौगिकों रूप में होती है, यानी मिट्टी के रूप में होती है, पत्थर के रूप में होती है। तो नेक्स्ट बिंदु अपना आता है धातु क्रम। इसे नाम दिया गया है धातु क्रम। यानी ये जो खान से अयस्क प्राप्त होते हैं, इन अयस्कों से धातु प्राप्त करने का नाम क्या दिया गया है, धातु क्रम। खान से निकाले गए अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया या विधि या प्रक्रम या प्रोसेस क्या कहलाता है, धातु क्रम। इसके 4 चरण हैं। पहला है अयस्क का पीसना, दूसरा है अयस्क का सांद्रण, तीसरा है धातु निष्कर्षण, और चौथा है धातु शोधन। ये 4 इसके चरण हैं। अब इन चारों को हम समझाएंगे। पहला है अयस्क का पीसना। खान जहाँ से अयस्क प्राप्त करते हैं वहाँ ये भूमि में 500-700 फीट की गहराई में होते हैं। कभी आपको मौका मिले भीड़वाड़ा या ये कहीं भी जहाँ खाने पाई जाती है, देखोगे आप काफ़ी भूमि में गहराई में होती है। और इनको जब प्राप्त करते हैं तो उनको एक जो वाहन है, ये ट्रॉली है, वो घुमाव द्वारा खान हो जाता है कि वो घुमाई से जाए और वहाँ से खनिज को लेकर आए। यानी जहाँ पहले क्या करते हैं कि जिस स्थान पर अयस्क पाया जाता है उसको खोद कर उस मिट्टी को हटाकर उस अयस्क पहुँच जाते हैं, और पहुँचने के बाद वो विभिन्न प्रकार के उपकरणों के सहायता से उसको बड़े बड़े पत्थरों के रूप में, क्योंकि जो ज़मीन से निकालते हैं तो वो कठोर होते हैं, उनको तोड़ तोड़ कर वहाँ से ट्राली के अंदर डालते हैं। जो भी साधन है उसको लेकर भूमि की सतह पर आ जाते हैं। सर्वप्रथम खान से जो अयस्क प्राप्त होता है उसको बड़े बड़े पत्थर में होता है, उसको टुकड़ों में बांट कर उसको ट्राली में डालकर भूमि सतह पर ढेर कर लेते हैं।
अब क्या करते हैं, इन बड़े बड़े टुकड़ों को हथौड़ों या अन्य साधन की सहायता से छोटे छोटे कणों में परिवर्तित कर लेते हैं और इसको फिर स्टैंप मिल यानी विशेष प्रकार के उपकरण, जैसे अपने आटा की पिसाई करते हैं ऐसी वहाँ चक्कियाँ बनी होती है, वहाँ भी उसको पीस कर चूर्ण के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं, चूर्णीकरण या ऐस का पीसना। अब आता है ऐस का सांद्रण। तो ऐस का सांद्रण अब बारीक जो पिसा हुआ चूर्ण है वो प्योर ऐसा नहीं होता है, उसमें क्या होता है, अवांछित पदार्थ धूल मिट्टी कंकड़ मिले होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, गैंग या मैट्रिक्स या अधात्री। गैंग मैट्रिक्स या अधात्री, तो ये एक नंबर की आ जाती है परिभाषा, गैंग मैट्रिक्स। मतलब ये कि गैंग मैट्रिक्स अधात्री यानी कि ऐसक में विद्यमान अवांछित अनावश्यक अशुद्धि धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं, गैंग। अतः ऐसक में से इन्हीं गैंग या अधात्री या मैट्रिक्स को हटाना या दूर करना क्या कहलाता है, ऐसक का सांद्रण कहलाता है। तो आ जाती है परिभाषा कि ऐसक का सांद्रण से क्या तात्पर्य है, फिर सुन लीजिए। खान से निकाले गए या बारीकी से वे ऐसक में अनावश्यक पदार्थ धूल मिट्टी कंकड़ इत्यादि उपस्थित होते हैं। इन अपद्रव्यों को ही गैंग मैट्रिक्स या अधात्री कहते हैं। ऐसक से गैंग या मैट्रिक्स को हटाना ही ऐसक का सांद्रण कहलाता है। और ऐसक के सांद्रण की 4 विधियां हैं। कौन कौन सी है, पहली है गुरुत्व पृथक्करण, दूसरी है चुंबकीय पृथक्करण, तीसरी है जाग पलवन और चौथी है रासायनिक। ये 4 विधियां हैं। इनका अध्ययन कल करेंगे क्योंकि आज कम इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अब आप थोड़ा सावधान भी हो जाए और आपको बुक्स भी मिल जाए। जो +2 के छात्र हैं उनसे आप बुक्स ले लें। वैसे आपको मैंने काफ़ी बुक मैंने दिलवा दी है, तो आप लोग बुक लेकर साथ साथ में नोट करते रहेंगे। बाकी आपको नोट्स भी दे दें, कोशिश करो कि आपके साथ साथ में ध्यान आ जाए। बाकी मैंने आपको छुट्टियों का काम दिया था, जो +4 पाठ दिए है वो नेम रिएक्शन थे वो सारी याद कर लेंगे, और जो प्रैक्टिकल का वर्क दिया है वो भी सारा साफ साफ कर ले ताकि आगे आपका समय बर्बाद नहीं हो। तो इसलिए हम इस क्लास के जब तक ये चल रहा है कोरोना वाला, हम ये क्लास लेंगे और कोई भी समस्या होगी आप किसी माध्यम बताएंगे, आप प्रश्न पूछेंगे, उसका साथ साथ जवाब भी दिया जाएगा। थैंक यू।